हेलो विद्यार्थियों, हिंदी धर्म गुरु में आप सभी का स्वागत है। यह चैनल हिंदी भाषा के लिए बहुत ही उपयुक्त है और हिंदी भाषा में बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन देने वाला है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो एक ऐसा अनिवार्य विषय है, चाहे वो आपका हाई स्कूल का क्लास हो, चाहे वो आपका इंटर का क्लास हो, चाहे वो किसी की परीक्षा हो, चाहे वो कंपटीशन हो, ये सभी में अपना स्थान बनाए हुए है। इसके बिना भाषा ये अधूरी रहती है। भाषा का प्रारंभ और अंत इसके ज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है। आप प्रोफेशनल वर्क भी करते हैं, वहाँ पर आपको बातचीत करने में पर भी इसका ज्ञान होना चाहिए। इसके विषय में लिखते समय भी अनिवार्य रूप से आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए आज सीखते हैं, जिसका नाम है विराम चिन्ह। और विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, इनका कहाँ कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, कहाँ पर कौन सा चिन्ह लगता है, किस चिन्ह का क्या नाम होता है, इस सभी की जानकारी इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग अध्ययन करेंगे और प्राप्त करेंगे ज्ञान। तो ध्यान दीजिए। जिस विषय पर हम बात कर रहे थे विराम चिन्हों की, जो कि आपके सामने प्रेजेंट है, चैप्टर का नाम है विराम चिन्ह। और विराम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह कहलाता है विश्राम या ठहराव। मतलब हमको कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर नहीं रुकना है, कहाँ पर कितना रुकना है, ये हमें विराम चिन्ह के ज्ञान से पता चलता है। लेखन कार्य में चाहे हम कुछ लिख रहे हों, चाहे विचारों को प्रकट कर रहे हों, वहाँ पर भी विराम चिन्ह का प्रयोग करना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। बिना विराम चिन्ह का चाहे वो विचार हो, चाहे वो लेखन हो, वो अर्थ से अनर्थ में भी बदल सकता है यदि उसमें चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया। तो चिन्हों के विषय में आज हम जानते हैं। कामता प्रसाद के अनुसार अगर हम बात करें तो विराम चिन्ह 20 प्रकार के होते हैं और इन्होंने पूर्ण विराम को छोड़ करके अन्य विराम अंग्रेजी भाषा से भी उठाए गए हैं। पूर्ण विराम की बात करें तो ये पूर्ण विराम कहाँ पर लगाया जाता है, ये प्रत्येक पूर्ण वाक्य के अंत में जब पूरा वाक्य हो जाए, पूरी बात कह दी जाए, तो वहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं कि राम स्कूल जाता है, तो राम स्कूल जाता है, वहाँ पर विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। जैसे राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, बात पूरी हो गई। राम के विषय में बता दिया गया कि राम स्कूल जाता है, यहाँ पर पूर्ण विराम लग जाएगा। ऐसे ही दूसरा वाक्य, जैसे हमने सोहन से पूछा कि तुम स्कूल जाते हो। अब ये वाक्य पहले वाक्य वाले से थोड़ा सा भिन्न है। पहला वाक्य एक बार में ही पूरा हो जाता है, एक बार में ही बात पूरी हो जाती है, जिससे पूर्ण विराम लग जाता है। लेकिन ये वाक्य ऐसा है जिसमें हमने सोहन से पूछा, अभी बात पूरी नहीं हुई है, हमने सोहन से पूछा। अगर ये बात यहीं पे पूरी हो जाती तो पूर्ण विराम लग जाता, लेकिन बात पूरी नहीं हुई है। तो हमने सोहन से पूछा कि तुम स्कूल जाते हो, अब यहाँ पर बात पूरी हो पाई है, तो इसलिए पूर्ण विराम यहीं पर आकर के लगेगा। तो पूर्ण विराम का मतलब ये हो जाता है कि जब हम कोई बात अपनी किसी एक वाक्य में अथवा संयुक्त वाक्य में अथवा दो वाक्य में पूरी कर देते हैं, पृथक चिन्ह के साथ पूरी कर देते हैं, तो उसके बाद ही जाकर के पूर्ण विराम लगता है। नंबर दो पर आ जाता है उपविराम। ये किसी शब्द की सीमा को निर्धारण करने के लिए किसी संवाद में इस उपविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपके सामने एक उदाहरण हम प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें एक संवाद है राम का, जो राम लक्ष्मण से कहते हैं। जैसे एक वाक्य आपके सामने प्रस्तुत किया है जिसमें राम लक्ष्मण और परशुराम जो संवाद है, उसमें राम लक्ष्मण से कहते हैं कि राम लक्ष्मण परशुराम से गुस्सा ना हो, ये तो हमसे बड़े हैं।
इसमें आपको जो राम शब्द के बाद में चिन्ह दिखाई देता है, जिसे हम उपविराम कहते हैं, मतलब जब किसी से बात कही जाती है संवाद के रूप में, नाटक के रूप में, वहाँ पर इस उपविराम का लेखन क्रिया में प्रयोग किया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि राम कह रहे हैं, या राम की जगह और कोई पात्र है वो कह रहा है, या राम की जगह और कोई नाउन है, कोई संज्ञा है, कोई सर्वनाम है वो कह रहा है। तो यहाँ पर उपविराम का प्रयोग किया जाता है। लास्ट में आपको पुनः एक बार पुनरावृत्ति कराते हुए यहाँ पर दिखाना चाहेंगे, जहाँ पर पूर्ण विराम लगा है, मतलब यहाँ से लेकर के और यहाँ तक पूरा वाक्य हो गया है, बात पूरी हो गई है, जिससे पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। इसके बाद नंबर 3 पर आता है अर्धविराम। अर्धविराम एक ऐसा विराम है जिसमें जब कोई बात कही जाती है और उस बात कही गई बात का वाक्य दूसरे वाक्य में उसका भाव पूरा होता है, वहाँ पर अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। और ये लेखन कार्य में इसको हम अल्प विराम के रूप में भी देखते हैं, जिसको हम पृथक चिन्ह के रूप में, ये पृथक का काम करता है पर इसका भाव दूसरे में पूरा होता है। जैसे आपको एक वाक्य हम दिखाते हैं जिसमें ये कहा गया है कि कठिन परिश्रम करना, बड़ों की आज्ञा का पालन करना श्रेष्ठ मानव का प्रतीक है। इसमें आप अर्धविराम को देख रहे हैं, जिसे अल्प विराम के नाम से हम जानते हैं, पर इसे हम कहीं भी प्रयोग करें, इसमें आप ये पाएंगे कि जो पहला वाक्य होगा उसका भाव दूसरे वाक्य में पूरा होगा, उस पहले वाक्य से उसका भाव पूरा नहीं हो सकता है। तो हम कहीं पर भी ऐसी बात करते हैं, कहीं पर बोलते हैं, कहीं पर कहते हैं, कहीं पर लिखते हैं, जहाँ पर हमारे पहले वाक्य के भाव अगर अधूरे रह जाते हैं और दूसरे वाक्य में पूरे हो जाते हैं और हम उनको लिख कर के प्रदर्शित करते हैं, तो उसमें अल्प विराम का प्रयोग होता है। तो इससे हमें ज्ञात हो गया कि अल्प विराम का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। नंबर 4, अल्प विराम की बात हम कर रहे थे, जो कि अर्ध विराम से और अल्प विराम का दोनों का आपस में एक तरीके से मिलान है, और अर्ध विराम की जगह अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वह लिखने में थोड़ा आसान होता है और उसके स्थान पर अल्प विराम का प्रयोग बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, चाहे आप अल्प विराम का प्रयोग करें और चाहे अर्ध विराम का प्रयोग करें। इसके बाद में अब हम अल्प विराम को भी सीखते हैं। तो अल्प विराम आप देख ही रहे हैं, थोड़ा सा ये पृथक चिन्ह के रूप में जिसे हम जानते हैं, कॉमा भी कहते हैं। ये अल्प विराम का एक क्षेत्र होता है कि यहाँ से यहाँ तक आपको रुकना है। ये भाषा शैली के बोलने में हम कैसे बोलेंगे, जहाँ पर ये अल्प विराम लगा होता है वहाँ पर थोड़ा सा हम रुकते हैं और उसके बाद में उसके आगे हम उस वाक्य को पढ़ते हैं, मतलब ठहराव होता है और थोड़ा सा हम फिर आगे रुक करके उस वाक्य को पढ़ लेते हैं। और इसमें ऐसी स्थिति जब आती है जब किसी भी वाक्य में एक से अधिक वाक्य होते हैं और उसकी बात कई वाक्यों को लिख करके या पढ़ करके पूरी हो पाती है, तब ऐसी स्थिति आती है। इसके उदाहरण के लिए हम ऊपर वाला ही उदाहरण आप देख लेंगे, जो अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, वही इसके उदाहरण में प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद जो विराम आता है, जो चिन्ह आता है, उसका नाम है प्रश्नवाचक चिन्ह। लेकिन इससे पहले इसका एक प्रयोग और हम बता देते हैं। इसका प्रयोग वहाँ पर भी किया जाता है जहाँ एक से अधिक शब्दों का प्रयोग किया जाए एक साथ, किसी की विशेषता बताते हुए, या फिर बहुत सारे शब्दों को एक साथ प्रस्तुत करने के लिए यहाँ पर भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर उदाहरण दिया है कि किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, अतः, क्योंकि, जिसमें, इस प्रकार की स्थिति अगर कहीं पर बनती है तो वहाँ पर भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह की।
यह प्रश्नवाचक चिन्ह वहाँ पर लगाया जाता है जिस वाक्य में हमसे कोई प्रश्न किया जाता है, हमसे कुछ पूछा जाता है, वहाँ पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसे तो आप साधारणतः जानते ही हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह जब हम लगाते हैं तो उसमें प्रश्नवाचक शब्द भी होते हैं, और जब शब्द का प्रयोग होता है तो वहाँ पर प्रश्नवाचक का चिन्ह लगाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम, नंबर 6 पर आता है विस्मयादिबोधक चिन्ह, जिसको हम इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं जहाँ पर कोई आश्चर्य की बात कही जाए, जहाँ पर कोई ऐसी बात कही जाए जो हम कभी सोच नहीं सकते, कभी वहाँ तक पहुँच नहीं सकते, कभी हमारी समझ में वो बात हमारी समझ से मान लिया परे है, ऐसी अगर बात हमें सुनने को मिले या हम लिखें या हम देखें, उस दृश्य को, देखा हुआ दृश्य अगर हम भाषा शैली में लिखेंगे तो भी विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। कहीं पर घृणा होती है वहाँ पर विस्मयादिबोधक का चिन्ह प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर भय होता है वहाँ पर विस्मयादिबोधक का चिन्ह प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर हंसी होती है वहाँ पर भी विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये अपने भावों को व्यक्त करने के लिए इस किसी भी रूप में आपको ये देखने के लिए मिलेगा, जिसका रूप इस प्रकार से है। इसके लिए हम एक उदाहरण आपको देते हैं। देखिए, जो उदाहरण है, वाक्य है ओह मेरा परीक्षा में प्रथम स्थान है। मतलब कोई विद्यार्थी जिसने मेहनत की है और जो उसकी उम्मीद है कि वो सोचता है कि मैं प्रथम स्थान आऊं, पर वह उससे भी ज़्यादा अगर ऊपर आ जाता है, ऑल ओवर प्रथम आ जाता है, सर्वश्रेष्ठ आ जाता है, तो उसके लिए ये विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नंबर 7 पर आता है उद्धरण चिन्ह, जिसे हम अवतरण चिन्ह के नाम से भी जानते हैं, और इसको इंग्लिश में इन्वर्टेड कामा कहा जाता है। ये जो उद्धरण चिन्ह है ये क्या काम करता है? ये काम करता है किसी की कही हुई बात को ज्यों का त्यों अगर हम बोलते हैं और उसको लिख करके हम प्रकट करते हैं तो उसको उद्धरण चिन्ह में लिखा जाएगा। मतलब जैसा उसने कहा है, जैसा शब्द प्रयोग किया है, जैसा संबंध उसमें लगाया है, उसके किसी भी शब्द को हम नहीं बदलते हैं, किसी भी प्रकार के संबंध को नहीं बदलते हैं, उसमें अपनी भाषा शैली प्रयोग नहीं करते हैं, तो ऐसी जगह पर वो भाषा उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत लिखी जाती है, उस बात को जो कहते हैं जो किसी और ने कही है। ये चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। एक कहलाता है इकहरा उद्धरण चिन्ह, मतलब सिंगल इन्वर्टेड कामा, और एक कहलाता है दोहरा उद्धरण चिन्ह। तो इसमें जो दोहरा उद्धरण चिन्ह आप देख रहे हैं, डबल इन्वर्टेड कामा जो देख रहे हैं, यह प्रयोग किया जाता है किसी की कही हुई बात के लिए, और इकहरा जो उद्धरण चिन्ह देख रहे हैं ये प्रयोग किया जाता है किसी भी वाक्यांश को या शब्द को अलग से दिखाने के लिए, मतलब कहा जाए तो एक हाईलाइट का प्रयोग करता है, ये अलग प्रदर्शित करता है, तो वहाँ पर इसका एकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कभी कभी संदर्भ लिखते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, तो अब हिंदी के जो पाठ का नाम है उस पाठ का नाम जब हम लिखेंगे तो उसमें एकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे, जब हम लेखक का नाम लिखेंगे तो उसमें भी एकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इस तरीके से एकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं जो दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग है, वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। किसी की कही हुई बात को जैसा का वैसा ही अगर हम कहते हैं या बोलते हैं या लिखते हैं तो उसमें लिखने में हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं जिसे हम दोहरा उद्धरण चिन्ह कहते हैं। किसी की परिभाषा अगर लिखते हैं तो वो भी दोहरा उद्धरण चिन्ह में लिखी जाती है, किसी का कथन लिखते हैं वो भी दोहरा उद्धरण चिन्ह में लिखा जाता है, कहावत होती है वो भी दोहरा उद्धरण चिन्ह में लिखी जाती है। अब नंबर 8 पर आता है योजक चिन्ह। इस योजक चिन्ह का नाम संयोजक चिन्ह भी है, सामासिक चिन्ह भी है। इसे 3 नामों से जाना जाता है, और इसका जो निशान है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये है इसका निशान।
अभी इसको थोड़ा हाईलाइट करता हूँ। ये निशान है आपका, ये कलर में नहीं आ रहा है, जहाँ पर आपको कर्सर दिख रहा है, ये जो इसका चिन्ह है, इस चिन्ह का प्रयोग योजक चिन्ह के रूप में, संयोजक चिन्ह के रूप में, सामासिक चिन्ह के रूप में किया जाता है, परकीय कहा जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ कहीं पर विपरीतार्थक शब्द दिए हों, यानी विलोम शब्द दिए हों, उनके बीच को एक साथ लिखना हो, वहाँ पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। या फिर इस चिन्ह का वहाँ पर प्रयोग किया जाता है जहाँ पर किसी एक शब्द को 2 बार दिखाना हो, वहाँ पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसमें जो प्रयोग करने के प्रकार हैं वो कुछ दिए गए हैं, जैसे विपरीतार्थक है, या फिर दोनों खंड प्रधान, जहाँ पर दोनों खंड मतलब मुख्य होते हैं और उन मुख्य खंडों के बीच में इस योजक चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है, मतलब ये योज करता है। और कहीं पर सहचर शब्द हों, मतलब एक जैसे शब्द हों, वहाँ पर प्रयोग करता है। संयुक्त अगर क्रियाएं आ जाएं तो वहाँ पर प्रयोग होता है। और एक ही शब्द 2 बार लिखा जाए, वहाँ पर प्रयोग होता है। या किसी के कारक के स्थान पर भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 9 पर आता है निर्देशक चिन्ह। ये निर्देशक चिन्ह है, तो जरा इसे ध्यान से देखें। ये निर्देशक चिन्ह और ये है आपका संयोजक चिन्ह, इसमें थोड़ा ही अंतर है, कोई विशेष अंतर नहीं है। निर्देशक चिन्ह और संयोजक चिन्ह, योजक चिन्ह या संयोजक चिन्ह, ये चिन्ह जो प्रयोग किया जाता है, इसका आकार योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है। योजक चिन्ह छोटा होता है और इससे थोड़ा अगर हम बड़ा कर देंगे तो निर्देशक चिन्ह हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि ये चिन्ह निर्देश देगा कुछ आपको, मतलब कोई भी वाक्य लिखा जा रहा है, कोई पद लिखा जा रहा है और उस पद के विवरण को आगे अगर हमें कोई निर्देश देना है तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसे हम निर्देशित चिन्ह कहते हैं। तो अभी हम आप 9